प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर। इसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसका हिंदी नाम है जीवों में जनन। तो हम जानेंगे कि जीवों में जनन क्यों होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। और जनन की कितनी विधियां हैं, ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखते हैं, जनन से पहले हमें एक बात पर ध्यान देंगे या एक टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होती है। तो देखिए, अगर कोई भी जीव है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वही होता है जीवन अवधि। जैसे मान लीजिए कोई पौधा यहाँ पर उगा, है, ठीक। अब ये पौधा उगा मान लीजिए 4-5 साल बाद या 10 साल बाद इस पौधे की हो गई मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु हो गई। तो प्राकृतिक मृत्यु होने के बाद यह इस पौधे क्या हुआ, मतलब इसकी जो जीवन अवधि है वह कितनी है, 10 साल बाद। मान लीजिए किसी मनुष्य का जन्म हुआ, है ना, जन्म मृत्यु, किसी मनुष्य का जन्म हुआ, है ना। और मान लीजिए मनुष्य जीवित रहा 70 साल तक, ठीक। और 70 साल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो हम देखेंगे कि इस मनुष्य की जीवन अवधि कितनी है, तो कितनी होगी, 70 साल, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे जनन क्या होता है। जनन, जिसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक। तो जनन का साफ साफ परिभाषा यही है कि अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है, ठीक। जनन की एकदम साफ साफ परिभाषा, अपने समान संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है, ठीक। और यहाँ पर यह जनन जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि जो सजीव होते हैं वही अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं। हाँ, तो हम बात करेंगे अब कि जनन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, है ना। जनन के उद्देश्य के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। जनन का देखिए पहला उद्देश्य है विभिन्नता। तो देखिए, जो जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है वह जनन के माध्यम से ही होती है। जैसे कोई मान लीजिए पिता है ना, और है माता, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि नर है और है मादा, है ना। तो नर का जो डीएनए होगा और मादा का जो डीएनए होता है ना, इनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। नर का डीएनए होता है अलग और मादा का डीएनए होता है अलग, ठीक। अब इन दोनों का डीएनए जब मिलेगा तो एक अलग डीएनए का निर्माण होगा, है ना। इस प्रकार से क्या होता है कि जब जनन करते हैं तो जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक। और नंबर 2 पर है जाति की निरंतरता। जाति की निरंतरता, अब देखिए जनन करने से जाति की निरंतरता भी बनी रहती है ना। जैसे मान लीजिए
या कुत्ता ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए, है ना, या मनुष्य ही ले लीजिए। चलिए कुत्ते को लेते हैं। कुत्ता एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, ठीक है। अगर कुत्ता जनन करना बंद कर दे तो क्या इसकी जाति रहेगी? धीरे 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 इसकी जातियां समाप्त हो जाएंगी, है ना। तो जाति की निरंतरता को बनाने रखने के लिए प्रत्येक जीव क्या करते हैं? जनन की क्रिया करते हैं, ठीक। और नंबर 3 पर है जाति वृद्धि। यह भी एक टॉपिक है। क्या है टॉपिक? जनन का उद्देश्य है कि जाति की वृद्धि किया जाए, ठीक। शुरुआत में देखिए क्या होता है कि मान लीजिए किसी पेड़ को ले लीजिए, शुरुआत में 10 थे, है ना। 10 से कितने हुए? 20 हुए। 20 से 80 हुआ, 80 से 150 हुआ ना। इस प्रकार से मतलब इस जाति की वृद्धि करते जाते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई नर है और नर मादा, है ना। अब इनसे संतान की उत्पत्ति होगी, है ना। एक संतान की उत्पत्ति हुई, फिर 2 संतान की उत्पत्ति हुई, 3 संतान की उत्पत्ति हुई ना। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, जो इनकी जाति है ना, 2 से 3 हुए तो जात में वृद्धि हुई, है ना। इस प्रकार से जात में वृद्धि, यह जो है जाति वृद्धि है, यह भी जनन का एक उद्देश्य ही है, ठीक। और नंबर 4 है समष्टि का संगठन। समष्टि का संगठन, है ना। तो देखिए समष्टि का संगठन, जिसे हमारा जो गांव होता है, जो समूह होता है, हमारा एक समाज होता है, उसका संगठन। जब जीव रहेंगे तभी तो संगठन बनाएंगे, है ना। जीव जिस प्रकार से अपनी वृद्धि करते जाते हैं, संगठन हमारा उतना बड़ा होता चला जाता है ना। जैसे किसी विशेष स्थान पर, है ना, ये विशेष स्थान है, यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव रहते हैं, है ना। कीट रहते हैं, पक्षियाँ रहती हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं ना। तो वे लोग जब जनन करेंगे तो यहाँ क्या होगा? समष्टि का संगठन और भी बढ़ेगा, है ना, ठीक। अब देखिए टॉपिक आ जाती है जनन की विधियां। जनन की विधियां, तो हम देखेंगे कि जनन की कितनी विधियां होती हैं, है ना। और उन विधियों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, ठीक। जनन की देखिए प्रमुख 2 विधियां होती हैं। प्रमुख 2 विधियां होती हैं। जो नंबर 1 पर है अलैंगिक। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। और नंबर 2 पर है लैंगिक जनन। इसकी इंग्लिश होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है ना। देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है ना। अलैंगिक को एक बार देख लेते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है
इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। उसी जनक के शरीर से नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक, अलैंगिक जनन की परिभाषा यही है कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है जिनसे नए संतान की उत्पत्ति होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो अलैंगिक जनन होता है ना, अलैंगिक जनन होता है, इसमें संतान अपने जनक के हूबहू समान होती है। संतान जो होती है अपने जनक के हूबहू समान होती है। अभी बताएंगे क्यों हूबहू समान होती है। फिलहाल के लिए अभी इतना जानिए कि जो संतान होती है अपने जनक के हूबहू समान होती है, इसलिए उसे क्लोन नाम से भी जाना जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछता। ठीक, इसलिए उसे हाँ, क्वेश्चन ये बनता है कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान को क्लोन नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्लोन नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे, मैं एक बात अभी बताया था कि अलैंगिक जनन जो होता है ना, इसमें संतान अपने जनक के हूबहू समान क्यों होती है। उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए अमीबा का एग्जांपल लेते हैं, है ना। ठीक, ये क्या है, अमीबा है। अब देखिए जो अमीबा होती है इसमें अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। ये बीज से सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है ना। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बीज से सिकुड़ना प्रारंभ करती है, तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वह दो भागों में बंटना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, आगे देखेंगे, इसका जेनेटिक मटेरियल दो भागों में बढ़ चुका है। ठीक है ना, दो भागों में बढ़ चुका है। अब आगे चलकर इसका पूरा शरीर भी दो भागों में बंट जाता है और एक नए अमीबा का निर्माण होता है ना। संतान। ठीक, तो देखिए किस प्रकार से एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हुआ। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पर देखिए एक ही जेनेटिक मटेरियल है, जनक का जेनेटिक मटेरियल ही दो भागों में बटा है ना। तो जब अलग से कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं इसमें मिलेगा तो नया बनेगा नहीं, अर्थात वह पुराना का पुराना ही रहेगा। अब जब पुराना का पुराना जेनेटिक मटेरियल ही रहेगा तो क्या होगा, उसमें सब कोडान वही रहेंगे जो इसके जनक में है, वही संतान में भी कोडान रहेंगे। तो जो संतान का आकार होगा, है ना, या संतान के जो भी लक्षण होंगे वे अपने जनक के हूबहू समान होंगे, है ना। ये अपने जनक के हूबहू समान होते हैं। ठीक, ये संतान जो है अपने जनक के हूबहू समान इसीलिए होते क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें गया है ना, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना तो कोई बाहर से जेनेटिक मटेरियल आकर मिला। ठीक, अब देखिए हूबहू समान होने के कारण ही इसे क्लोन नाम से जाना जाता है ना। ठीक है,
आइए अब लैंगिक जनन देखते हैं। लैंगिक जनन में हमेशा सदैव क्या होता है कि दो जनकों की आवश्यकता होती है ना। लैंगिक जनन में सदैव नर व मादा दो जनकों की आवश्यकता होती है, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है ना, जिनके मिलने के फलस्वरूप नए संतान की उत्पत्ति होती है ना। जैसे मान लीजिए नर में क्या होता है, शुक्राणु होता है ना, और मादा में होता है अंडाणु है ना। शुक्राणु जाता है मादा के अंडाणु के पास है ना, और यहाँ पर क्रॉस करता है। क्रॉस करने के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट से भ्रूण, भ्रूण से नई संतान का निर्माण होता है। इस प्रकार से लैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है ना। और इसको देखिए अलैंगिक जनन हुआ और लैंगिक जनन हुआ ना, इनको अभी विस्तार से पढ़ना है, तो विस्तार से पढ़ाएंगे पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।